स्टूडेंट्स, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज प्यावर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का शीर्षक है सप्लाई, पूर्ति। जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में मांग बहुत महत्वपूर्ण है, उसके पूरक के रूप में पूर्ति पक्ष यानी सप्लाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं पूर्ति क्या होती है और उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, पूर्ति का वक्र किस प्रकार से बनता है और उसमें किस प्रकार से शिफ्ट होते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड इज द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट सेलर आर विलिंग एंड एबल टू सेल। पूर्ति की मात्रा वह मात्रा है जिसे विक्रेता लोग बेचने के इच्छुक हैं और बेचने में सक्षम हैं। यहाँ पे एबल और विलिंग दोनों शब्द लगाने का तात्पर्य ये है कि एक विक्रेता के पास में 10 किलो एप्पल है, तो वो सक्षम तो हो गया 10 किलो एप्पल बेचने के, लेकिन ये हो सकता है कि उसको 1 किलो एप्पल आज अपने घर भी ले जानी हो, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया कि भाई आज नौरता का व्रत है और 1 किलो एप्पल घर के लिए लानी। तो उसकी जो विलनेस है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो 9 किलो एप्पल बेचने की ही होगी और 1 किलो एप्पल घर ले जाने की होगी। तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 किलो न कहलाकर 9 किलो ही कहलाएगी। सप्लाई इज़ ए फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। तो एक निश्चित कीमत पर वो जो मात्रा बेचने का इच्छुक है, वह तो क्वांटिटी सप्लाइड या पूर्ति की मात्रा हो गई, और विभिन्न कीमतों पर वह जो अलग अलग मात्राएं बेचने का इच्छुक है, उन सब का जो योग है वह कुल पूर्ति हो गया। इसको हम बैन, एक काल्पनिक व्यक्ति के सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व के माध्यम से समझ सकते हैं। बैन एक दुकान चलाता है और वो दुकान आइसक्रीम की है, और जिसकी कीमतें 0, 50 सेंट, $1, $1.5, $2, ढाई, 3 अलग अलग कीमतों पर वह जो बेचना के इच्छुक है, वो सप्लाई इस प्रकार है कि अगर कीमत 0 है तो वो कुछ भी बेचना न चाहेगा, और 50 सेंट पर भी वह कुछ भी सप्लाई नहीं करना चाहेगा। $1 होने पर वह एक आइसक्रीम बेचने का इच्छुक है, फिर 2, 3, 4 और 3 रुपये कीमत होने पर वह 5 आइसक्रीम के कोन बेचने का इच्छुक है। तो जब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं तो एक्स अक्ष पर हम क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कोन्स यानी कि पूर्ति की मात्रा ले लेते हैं, और वाई अक्ष पर हम आइसक्रीम की कीमत ले लेते हैं। ये जो टेबल हमने कीमत और सप्लाई मात्रा पर बनाई है, इसके सातों पॉइंटों को ग्राफ पर दिखाने पर हमें जो 6 पॉइंटों को दिखाने पर, क्योंकि 0 का पॉइंट नहीं दिखा रहे हैं, 6 पॉइंटों को दिखाने पर हमें उन बिंदुओं को जोड़ने पर एक धनात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सप्लाई कर्व मिलता है, जिसे डार्क ब्लैक कलर के रूप में दिखाया गया है। ग्राफ के ऊपर पॉइंट नंबर 1 डाल के कीमत में वृद्धि $2 से $2.5 दिखाई गई है, और तत्संबंधी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि को पॉइंट नंबर 2 से इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ कॉर्न सप्लाइड 3 से 4 हो गई है, यह दिखाया गया है। अब हम समझते हैं कि बाजार पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति का क्या संबंध है। बाजार में जितने भी विक्रेता होंगे, उन सब की पूर्ति का योग बाजार पूर्ति कहलाएगा। हम यह मानते हैं कि बाजार में बैन और जेरी नामक 2 विक्रेता हैं, जो भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न आइसक्रीम की बिक्री करने के इच्छुक हैं। तो बैन और जेरी की पूर्ति की मात्राओं का योग मार्केट की पूर्ति कहलाएगा, जो कि अलग अलग कीमतों पर निम्न सारणी में दर्शाया गया है। बैन और जेरी 0 + 0 = 0, और सबसे लास्ट में 5 + 8 = 13। तो $3 की कीमत पर आइसक्रीम की बाजार पूर्ति 13 आइसक्रीम की हो गई है। मार्केट सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई को हम निम्नांकित चित्रों द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र के
तीन भाग हैं। पहले भाग में बैन का सप्लाई कर्व, सप्लाई बैन एस बैन प्लस जेरीज सप्लाई एस जेरी, इन दोनों का योग मार्केट की सप्लाई के बराबर होगा, जिस वक्र को हमने लाल रंग से दिखाया है। यहाँ पर इन वक्रों को देखने से ये स्पष्ट होता है कि जो बाजार पूर्ति वक्र है, यदि गलती से मैंने कहीं मांग बोल दिया हो तो ये पूर्ति का वीडियो है, यहाँ पे पूर्ति ही हमारा समझने का उद्देश्य है। तो जो पूर्ति वक्र है, बाजार पूर्ति वक्र, उसका जो स्लोप है वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के स्लोप के योग के बराबर है। अतः उसका जो ढाल है वो अपेक्षाकृत अधिक चपटा है। आप देख रहे हैं बैन का सप्लाई कर्व एकदम खड़ा है, जेरी का सप्लाई कर्व थोड़ा ढालू है, और जो बाजार पूर्ति वक्र है वो एकदम फ्लैट के निकट है। लॉ ऑफ सप्लाई को समझते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई states that the quantity supplied of the goods rises when the price of the good rises, as long as all other factors that affect supply's decisions are unchanged. पूर्ति के नियम से अभिप्राय है कि पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी तो उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ती जाएगी, अगर अन्य तथ्य जो कि पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो अनचेंज्ड रहें, उनमें कोई परिवर्तन ना हो। इसको हम एक टेबल की माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वही टेबल है जिसमें प्राइस ऑफ आइसक्रीम और क्वांटिटी ऑफ कॉर्न सप्लाइड दिखाया गया है, जो कि बैन का पूर्ति थी। और हाउ कैन वी मेक सेंस ऑफ द नंबर्स इन बेन्स सप्लाई शेड्यूल्स? द बेस्ट गेस इज दैट हिज कॉस्ट मस्ट बी समथिंग लाइक द कॉस्ट शेड्यूल बिलो। हो सकता है हम एक कल्पना कर रहे हैं कि उसकी जो कॉस्ट है कि अगर वो एक आइसक्रीम बेचे तो उसकी कॉस्ट 75 पैसा या 75 सेंट आएगी। दो बेचने पर 75 प्लस 75 1.5 होने के बजाय थोड़ी कमी होकर 1.35 हो। इस प्रकार से हो सकता है कि उसकी कॉस्ट में कमी आए और उसके अनुरूप वह ज़्यादा मात्रा बेचने को तत्पर हो सकता है। इन दिस वे द लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये थोड़ी गहरी बात है। यदि आप स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं तो इस पर अवश्य फोकस करें, और बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इसको फ़िलहाल छोड़ सकते हैं। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र में विवर्तन। ये एक पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक ढाल का वक्र है। इसे हम S1 कह देते हैं। अगर ये दाईं ओर शिफ्ट होगा तो इसका कारण इंक्रीज इन सप्लाई होगा और एक ब्राउन कलर का S2 हमें प्राप्त हो जाएगा। और अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो ये दाईं ओर एरो बनेगा और वहाँ पे हमें एक S3 नामक पूर्ति वक्र हो जाएगा। मूल वक्र हमारा ब्लू कलर का है, S1 है। अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो हमें S2 जो दाईं ओर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, और पूर्ति में कमी होने पर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होकर S3 पूर्ति वक्र प्राप्त होगा। तो ये जो सप्लाई शिफ्ट होती है इसको हम अगर बेंस के सप्लाई शेड्यूल द्वारा दिखाएं तो बिफोर और आफ्टर के रूप में इसे दिखाया जा सकता है। अब आइसक्रीम और उसकी कॉस्ट में भी परिवर्तन होगा, है ना। तो जो कॉस्ट की टेबल अभी पहले दिखाई थी उसके अनुरूप आप दोनों का कंपैरिजन करके इसको और समझ सकते हैं। एनीथिंग दैट reduces प्रोडक्शन कॉस्ट शिफ्ट सप्लाई टू द राइट। तो पूर्ति वक्र के दाईं और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने का कारण उत्पादन की लागत में कमी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आगतों की कीमतों में कमी होना, टेक्नोलॉजी में सुधार होना और विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होना। द मार्केट सप्लाई विल शिफ्ट
राइट इफ़ रॉ मटेरियल ऑफ लेबर बिकम्स चीपर, यानी मजदूरी की कीमत में कमी हो जाए, मजदूरी दर घट जाए। द टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर इफिशिएंट, नंबर ऑफ सेलर इंक्रीजेज। तो पूर्ति के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन को समझेंगे, और तब तक आप पढ़ते रहें। जब तक हमारी रेगुलर कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो जाती हैं, हम इसी माध्यम से और बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का और पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।